वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डबल स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब लाइट स्लिट S1 से और स्लिट S2 से आती है तो वो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस करती है। तो स्क्रीन पे किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे एक ब्राइट इमेज मिलता है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं वहाँ पे एक डार्क इमेज मिलता है। तो ब्राइट इमेज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और डार्क इमेज की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो हम आज डबल स्लिट इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट इज़ ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम कंसिडर कर लेते हैं अगर लाइट वेव इस डायरेक्शन में जा रही है स्पीड c के साथ, तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में शो किया गया है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है यूं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, और लाइट वेव यूं चलती है। अब ये ई और बी किस तरह चेंज होते हैं? तो ई एंड बी इज़ ऑसिलेटिंग फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि ई एंड बी टाइम के साथ चेंज होते हैं। अगर हम ई और ई का हम टाइम के साथ प्लॉट देख लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि ई किसी जगह पे ज़ीरो होता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर ज़ीरो, फिर माइनस मैक्सिमम की तरफ जाता है, और इस तरह से ये ई फील्ड ऑसिलेट करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह ऑसिलेट कर रहा होता है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव स्लिट S1 से निकलती है और एक वेव स्लिट 2 से निकलती है। S1 से जो वेव निकलती है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड E एसोसिएटेड है, और स्लिट S2 से जो वेव निकलती है उसके साथ E2 एसोसिएटेड है। दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस फाई है। अब ये दोनों वेव जब स्क्रीन पे कंबाइन होगी तो किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम रिजल्टिंग वेव की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली यूँ लिख लें कि E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड फॉर वेव टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर E0 इज द एम्पलीट्यूड या E0 is maximum electric field. So electric field for the resultant wave is given by the superposition principle, where E is the electric field associated with the resulting wave, which is equal to E1 plus E2. जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसमें वेरियस पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ से हम E0 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये रह जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो दो साइंस लिखे हुए हैं इस पे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। cos 5/2 को 5/2 इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 2E0 cos 5/2 इसको हम रिजल्टेंट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड कह लेते हैं। EAMP एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विच इज़ हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी। अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि किसी लेक्चर में हमने इंटेंसिटी इन वेव मोशन पढ़ा था कि जब वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, और वो एनर्जी पर यूनिट टाइम इसको हम पावर कहते हैं, और पावर पर यूनिट एरिया को हम इंटेंसिटी कहते हैं, और उसके लिए हमने ये रिलेशन डेवलप किया था। अब अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे जी जो सारी क्वांटिटीज़ हैं इसको अगर हम के मान लें, ठीक है, जिस तरह हमने ये लिखा, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ये इक्वेशन अगर आपको याद हो हमने इंटेंसिटी उन वेव्स की इंटेंसिटी के लिए किया था जो कि स्ट्रिंग्स पर वेव थी, और वहाँ पे YM पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट थी, पार्टिकल की मोशन की एम्पलीट्यूड थी। अब चूंकि हम यहाँ पे लाइट वेव को कंसिडर कर रहे हैं
तो लाइट वेव के अंदर जो चीज़ वेरी करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह मॉडिफाई कर लेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू के ई नॉट स्क्वेयर। यहाँ पे ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइट वेव। ठीक है, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई इंडिविजुअल लाइट वेव की। अगर हम रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी के ई ए एम पी स्क्वेयर। ये हमारे पास ई जो है ये रिजल्टेंट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव विल बी दिस। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से के के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम आई नॉट को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ई नॉट स्क्वेयर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी ये आ गई, आई ए एम पी इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वेयर 5/2। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। अब इस इक्वेशन में हम 2 केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस ये, अगर स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस हों, मीन्स कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, तो उसके लिए cos 5/2 इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और cos 5/2 मैक्सिमम तभी होता है जब इसकी वैल्यूज ±1 आए। तो cos 5/2 इज इक्वल टू ±1। दिस इम्प्लाइज डेट cos 5/2 की वैल्यूज ±1 तभी होती है अगर ये एंगल 5/2 की वैल्यूज ये हो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो यहाँ से 2 को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0, 1 2 पाई, 2 2 पाई, 3 3 पाई आ जाएगा। इसको हम जनरली लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू m2 पाई। m यहाँ पे एक इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यूज जब 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल आए तो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। सो फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस इंटेंसिटी इज, in a boy equation we put the value as cos 5/2 which is ±1। तो जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आई ए एम पी इज इक्वल टू 4 आई नॉट ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डबल स्प्लिट इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ये होती है 4 आई नॉट इंडिविजुअल लाइट वेव की इंटेंसिटी है और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी उसके 4 टाइम आ जाती है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये एक MCQs आ सकता है। अब हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो डार्क फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन ए के अंदर cos 5/2 को मिनिमम हो जाना चाहिए और cos 5/2 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो cos 5/2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डेट 5/2 इज इक्वल टू π/2, 3π/2 ये होगी। जब हम 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। इसको हम जनरल फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं m + ½ 2 पाई। m इज अगेन एन इंटीजर। सो मिनिमम इंटेंसिटी इज, और इन अदर वर्ड इंटेंसिटी फॉर डार्क फ्रिंजेस इज IAMP 4 आई नॉट, और यहाँ पे cos 5/2 की मिनिमम वैल्यू जो कि 0 है पुट कर देते हैं। तो IAMP की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो याद रखना कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी हमारे पास 0 होती है। तो स्टूडेंट ये हमने इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस के लिए और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट की। अब हम इसी इंटेंसिटी को हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है फेज़र के ज़रिए वेव्स को ऐड करना। और ये आपका दूसरा टॉपिक है, एडिंग वेव्स यूजिंग फेज़र्स। सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि व्हाट इज़ फेज़र। फेज़र इज़ ए वेक्टर that represent a quantity which is sinusoidally changing with respect to time। फेज़र हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी क्वांटिटी को शो करता है जो कि
साइनसाइडली टाइम के साथ चेंज हो। अब हम जिस तरह हमने पहले कंसिडर किया तो दो वेव्स को हम बिल्कुल उसी तरह दो वेव्स को कंसिडर कर लेते हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E1 और E2 एसोसिएटेड है और जिनके दरमियान फेज डिफरेंस फाई है। तो इन दो वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीन पे मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E2 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला हम E1 के लिए फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो फेजर डायग्राम अगर E1 के लिए हम ड्रा करें तो यहाँ पे देख लें E1 की वैल्यू हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे देख लें E1 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे अब फेज़र इसके लिए हम यूँ ड्रा करेंगे कि जो फेज़र वेक्टर हम ड्रा करेंगे ये आ जाएगा। इस फेज़र वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस E1 का एम्पलीट्यूड होगा। तो फेज़र वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई नॉट होगा E1 के लिए, और ये फेज़र काउंटर क्लॉकवाइज में ओमेगा टी के साथ रोटेट करेगा। ठीक है, जिस तरह ये इसके इक्वेशन में ओमेगा टी है तो ई नॉट मैग्नीट्यूड और ओमेगा टी एंगल। जब हम ई नॉट के हेड से एक प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर E1। इसको देख लें। मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर वेक्टर इज ई नॉट एंड इट रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। E1 is represented by the projection phasor on the vertical axis। इसी तरह हम E2 के लिए फेजर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अगर आप E2 की इक्वेशन देख लें तो E2 की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इसके एंगल में ओमेगा टी के साथ एक और फैक्टर फाई भी आता है। ठीक है, तो हम इसके फेजर डायग्राम में पहला ई नॉट हमारे पास ये आ जाएगा जो एंगल बनाता है ओमेगा टी, लेकिन इसके साथ फाई भी है। तो हमारे पास E2 के लिए फेजर वेक्टर ये आ जाएगा ई नॉट। जब ई नॉट से हम एक प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है, तो E2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ई नॉट E2 का जो फेजर वेक्टर ई नॉट है ये टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई बनाता है। ये हमारे पास बात होगी E1 और E2 के लिए फेजर वेक्टर। अब इनके रिजल्टेंट्स के लिए हम किस तरह फेजर वेक्टर बनाएंगे। सो फेजर डायग्राम फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह हमने इंडिविजुअली E1 को ड्रा किया और फिर E2 को ड्रा किया, अगर हम यहाँ पे E1 को ड्रा कर लें तो उसका हमारे पास फेजर वेक्टर ये आ जाएगा E1। अब इसके टेल पे, इसके हेड पे हम E2 का फेजर वेक्टर ड्रा कर लेंगे जो कि हमारे पास ये है। अब रिजल्टेंट E को हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे ये। तो ये हमने E1 और E2 को हेड टू टेल रूल ऐड किया। जिस तरह आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर लेते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे E1 और E2 को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ये जो E1 का फेजर है और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेजर है, इनके दरमियान ये जो एंगल है उसको हम बीटा लिख लेते हैं। इसी तरह
ये एंगल हमारे पास फाई आ जाएगा, क्योंकि ये फाई जो है ये E2 का फेजर वेक्टर बनाता है फाई। अब इलेक्ट्रिक जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यूँ कैलकुलेट कर लेंगे, इस E0 से एक प्रोजेक्शन ड्रा कर लेंगे तो वो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूँ लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू ई ए एम पी ओमेगा टी प्लस बीटा। बीटा यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, जो कि फेज़र जो रिजल्टेंट वेव का फेज़र है वो E1 के फेज़र वेक्टर से बनाता है, तो ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वेक्टर को अगर आप देख लें, यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, तो टोटल एंगल हमारे पास ओमेगा टी प्लस बीटा आ जाएगा। तो ई के अंदर हमारे पास एंगल ओमेगा टी प्लस बीटा आ जाएगा। इसको हम अलहदा से डायग्राम में भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़र डायग्राम है जिसके लिए एंगल ओमेगा टी प्लस बीटा है और जिसका मैग्नीट्यूड ई ए एम पी है। यहाँ पे ई और ए एम पी स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इसी डायग्राम को दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा ये डायग्राम क्लियर है कि ये E1 का फेज़र है, ये E2 का फेज़र है। तो रिजल्टेंट को जब हम ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़र डायग्राम है और ये एंगल हमारे पास बीटा है और ये एंगल हमारे पास फाई है। अब अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को देख लें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। इस ट्राइंगल को देख लें, इस ट्राइंगल का ये साइड ये भी E0 है और ये साइड भी E0 है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। अगर एंगल आइसोसेलेस हो तो उसके दो इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो चूंकि ये एंगल बीटा है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल भी फिर बीटा होगा। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का जो समेशन है वो 180 के बराबर आता है। तो बीटा ये वाला एंगल, बीटा प्लस बीटा ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल 180 माइनस फाई है। मीन्स कि ये टोटल 180 आ जाएगा। यहाँ से 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम जब इसको सम अप कर लेंगे बीटा प्लस 180 माइनस फाई, ये तीनों एंगल इस ट्राइंगल के हैं जो कि हमारे पास 180 के बराबर आएगा। जब हम यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 180 के साथ कैंसिल और बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई एम पी साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब यहाँ पे देख ले, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इसको आप लोग इस डायग्राम से देख लें, ये वाला। तो टोटल ये जो वेक्टर है वो ई एम पी के बराबर है। तो इसका हाफ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर ले तो ये ई ए एम पी ये हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम कॉस बीटा की रेशो लगा लेते हैं जो कि हमारे पास होता है बेस, कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस जो कि हमारे पास E0 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास EAMP डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ से हम EAMP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास 2E0 कॉस बीटा आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिस पे हम ये वाली रेशो अप्लाई कर लेंगे और EAMP की वैल्यू आ जाएगी।
ये वैल्यू हमने कुछ टाइम पहले दूसरे मेथड से भी फाइंड किया था। अब अगर हम फिर इससे इंटेंसिटी फाइंड कर ले तो इंटेंसिटी हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। कुछ टाइम पहले हमने इसकी भी बात की। और इंडिविजुअल वेव के लिए इंटेंसिटी यू आ जाएगी। जब हम इसको इस इक्वेशन पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी ये आ जाएगी। सो इंटेंसिटी फॉर द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वेयर 5/2। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। अगर 5 यहाँ पे 5 को अगर आप लोग 0 रखेंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो 5 की डिफरेंट वैल्यूज़ जब आप लोग रखेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आएगी। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन पे आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। तो MCQs कुछ इस तरह होंगे। अगर 5 की वैल्यू ये हो तो आप लोग रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी फाइंड कर लें। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आप लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी कैलकुलेट किया। थैंक यू।